नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद जरूरी है। बात चाहे सोने चांदी की हो, बेस मेटल्स की या फिर एग्री कमोडिटी की, ट्रेडिंग की बारीकियों को समझने से जोखिम तो कम होता ही है, आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस हफ्ते कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले हफ्ते की शानदार ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी पूरी तरह मदद करेंगे, जिसके लिए ये शो आपको देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी अगले हफ्ते। और आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आपको आज मदद करने वाले हैं। हमारे साथ अखिलेश जैन हैं, टेक्निकल IQ के फाउंडर हैं, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, और अनुज गुप्ता हैं, वाइस प्रेसिडेंट है कमोडिटी और करेंसी IIFL सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि जैसे जैसे डॉयश बैंक को लेकर चिंता बढ़ी है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का में जो तेजी आई है, वो बॉन्ड होल्डर के लिए एक इंश्योरेंस के तौर पे काम करता है। अगर वो उसमें अगर तेजी आती है तो इससे चिंता बढ़ जाती है, डिफॉल्ट का खतरा दिखता है। जैसे क्रेडिट स्विस को लेकर चिंता बढ़ी थी और तमाम यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम को लेकर ही चिंता बढ़ गई है। ऐसे में क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? क्या ये गिरावट बढ़ने वाली है? अगले हफ्ते कहां तक कच्चा तेल जाएगा? सबसे पहले अनुज जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्या लग रहा है कच्चे तेल में कितनी गिरावट की संभावना और लग रही है, या एक नी जर्क रिएक्शन है, अब आगे फिर से रिकवरी दिखेगी कच्चे तेल में? विश्वमोहन जी, एक हमने डाउन साइड इम्पैक्ट क्रूड में आता हुआ देखा है। कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर क्रूड में रहा है। हमें लगता है कि क्रूड में अभी फिलहाल जो एक ट्रेंड बना है थोड़ा सा नेगेटिव है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 5500 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए। हमें लग रहा है कि एक डाउन साइड जो इम्पैक्ट है वो क्रूड में हावी हो सकता है, और यहाँ पर हमें लग रहा है कि प्राइसेस जो है नीचे करीबन 5200 तक के लेवल को दिखा सकते हैं। चलिए प्रथमेश जी, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल को लेकर? कच्चे तेल के जो ट्रेडर हैं उनके लिए पोजिशनल अगर किसी को व्यू बनाना है तो क्या करना चाहिए, या इससे अभी दूर रहना चाहिए? काफी वॉलेटाइल काउंटर है। आई थिंक इसमें रिस्क रिवॉर्ड वैसे तो यहाँ पे कहाँ स्टॉप लॉस लगा है वैसे सिचुएशन है, बट फिर भी अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको उछाल पे ट्रेड करने की सलाह होगी क्रूड पर। सेल करने की सलाह होगी 5650 के आसपास। 5730 का स्टॉप रहेगा, नीचे में 5470, और पॉसिबल फॉर और नीचे की तरफ भी दे सकते हैं 5250 तक। तो मेरे ख्याल से क्रूड में बेचने की सलाह रहेगी आज के सेशन के लिए, और पॉसिबल कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। और गोल्ड को लेकर, गोल्ड में भी तेजी का रुख बना रहा इस हफ्ते के पहले ही दिन हमने देखा था कि 60,455 रुपए का नया रिकॉर्ड बना, और हफ्ते के आखिरी आते आते भी एक रिकवरी की कोशिश हो रही थी डॉयश बैंक की खबर के बाद से। प्रथमेश जी, क्या लग रहा है गोल्ड में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है? आई थिंक 60,000 थोड़ा सा यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा सकता है मेरे ख्याल से। हालांकि ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस, अनसर्टेनिटी, वीकनेस इन डॉलर, सारे फैक्टर्स जो है फेवरेबल है गोल्ड के पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। बट यहाँ पर मैं यहाँ से थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूँगा, और पॉसिबली यहाँ पे 60,000 के आसपास बेचने की सलाह रहेगी। 60,250 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 59,360 के रहेंगे, प्योरली बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम ज़्यादा हो गया है और ऊपर वाले रेजिस्टेंस जोन पर है, इसके लिए यहाँ पे सेल की रणनीति बनाई जा रही है। तो जी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? क्या सलाह है अगले हफ्ते के लिए? जो पोजिशनल ट्रेडर आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कॉल है गोल्ड सिल्वर में? देखिए विश्वमोहन जी, गोल्ड में हमने अभी रिसेंटली देखा है कि $2,000 को अगेन क्रूड गोल्ड ने टेस्ट किया है, और करीबन 59,800 के लेवल हमने गोल्ड में आते हुए देखे हैं। तो ट्रेंड गोल्ड का यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि 59,500 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 59,150 का स्टॉप लॉस है। टारगेट ऊपर में 60,000 और 60,300 तक के लेवल अगेन देखने को मिल सकते हैं। $2,010 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक होता है तो आपको 2,030 तक के लेवल गोल्ड में आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि हम टारगेट कर रहे हैं 2,050 के लेवल को, जो कि हमें लगता है कि आने वाले 15 दिन या 1 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है गोल्ड का, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवाल की। पहले दर्शक हमारे साथ राजेश हैं फरीदाबाद से। क्रूड और एनजी में ऑप्शंस का ट्रेड क्या होना चाहिए? अनुज जी, क्रूड और एनजी अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए? क्या सलाह है राजेश जी के लिए?
देखिए, अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड के 200 की कॉल ऑप्शन में हमने काफ़ी अच्छे ओपन इंटरेस्ट बनते हुए देखे हैं, जो कि अभी कभी 16 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का है। तो यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूँगा। यहाँ पे 10 का स्टॉप लॉस लगाएँ, टारगेट ऊपर में करीबन 22 से लेकर 25 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड के अंदर हमने अभी रिसेंटली देखा है कि 5500 की पुट ऑप्शन में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं। तो 5500 की जो पुट ऑप्शन है, उसमें करीबन जो प्रीमियम है 106 रुपए के आसपास का प्रीमियम है। तो जैसा कि हमें लग रहा है कि डाउनसाइड इंपैक्ट आ सकता है, तो 5500 की जो पुट ऑप्शन है उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 106 के आसपास है, हमें लग रहा है कि ऊपर में इसका प्रीमियम 180 से लेकर 200 तक जा सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस करीबन 54 पे लगा सकते हैं। तो क्रूड के अंदर 5500 का पुट ऑप्शन का बाय का ट्रेड बना सकते हैं। 5500 का पुट का बाइंग करने की सलाह है। लेकिन नेचुरल गैस को क्या लग रहा है सर? नेचुरल गैस में जिस तरह की गिरावट आई उसके बाद भी रिकवरी नहीं है, क्या डिमांड पूरी तरह से गायब है? यहाँ से कोई रिकवरी की उम्मीद नहीं लग रही है अनुज जी अगले हफ्ते? देखिए, रिकवरी की मेरे को उम्मीद है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखेंगे तो इस रेट पर ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेशन में अटका हुआ है। करीबन 175 से लेकर 190 के बीच में काफी टाइम से अटका हुआ है। और यहाँ पर जिस तरीके से हम एक पोजीशन बिल्डअप होती हुई देख रहे हैं, अगर आप ओआई देखेंगे ऑप्शंस के अंदर में, तो 200 की कॉल के अंदर काफी अच्छा ओआई यहाँ पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि इंडिकेट ये कर रहा है कि यहाँ पर एक अच्छा प्रीमियम देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से 200 का जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है करीबन 16 के आसपास है, उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लग रहा है कि ऊपर में 20 से लेकर 25 तक का लेवल उसमें देखने को मिल सकता है। और फ्यूचर्स के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार प्राइस जो है 200 के लेवल को ब्रेक करते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले कॉलर की। राजेश हैं यूपी से। सरसों का भविष्य कैसा रहेगा? अनुज जी, फ्यूचर्स में तो ट्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से दाम गिर गए हैं, इसको लेकर जो भी कारोबारी उनकी चिंता बढ़ी है, किसानों की चिंता बढ़ी है, क्या लग रहा है सरसों में आगे? देखिए, सरसों के अंदर अगर हम ओवरऑल देखें तो प्राइस यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से मौसम खराब हुआ है, बेमौसम बारिश देखिए, और सरसों की फसल अगर आप देखेंगे तो मंडियों में आ चुकी है। कहीं कहीं क्रॉप अभी खड़ी भी हुई है कटाई के लिए, तो उसको थोड़ा डैमेज होता हुआ दिखाई दिया। और हमने पिछले 2-3 दिनों में भावों में एक तेजी लौटती हुई देखी है। मुझे लगता है कि सरसों के अंदर आपको आने वाले दिनों में एक तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 से 300 रुपए की तेजी आपको सरसों में देखने को मिल सकती है। अभी करीबन भाव जो है 5100 के आसपास चल रहे हैं। हमें लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर 5300 से 5400 तक के लेवल फिजिकल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है पवन है हिसार से। ग्वार और धनिया दोनों में राय जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, दोनों का रेंज जानना चाह रहा है। क्या लग रहा है ग्वार और धनिया दोनों में अनुज जी अगले हफ्ते के लिए? देखिए, ग्वार और धनिया दोनों ही एक साइडवेज मोमेंटम में है। धनिया मुझे लगता है कि पॉजिटिव वे में है, तो यहाँ पर ग्वार दोनों में ही मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर पार्ट है यहाँ पर बारिश से काफी हद तक नुकसान होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। हालांकि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो अगर हम धनिया की बात करें तो 7000 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहाँ खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 6700 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 7500 तक देखने को मिल सकता है। और वहीं ग्वार के अंदर भी हमें लग रहा है कि 5500 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 5250 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 5900 तक देखने को मिल सकता है। तो ग्वार और धनिया दोनों के अंदर ही खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। के अगले दर्शक हमारे साथ एसके बंसल है ग्वालियर से। जिंक में क्या करना चाहिए अनुज जी? जिंक में क्या लग रहा है, यहाँ से तेजी या मंदी, क्या होगा अगले हफ्ते में जिंक में? देखिए, जिंक में और सभी बेस मेटल में हमने लोअर लेवल से रिकवरी आती हुई देखी थी। मुझे लग रहा है कि जिंक के अंदर एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो जिंक अगर नीचे करीबन 251 250 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 247 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 256 तक आ सकता है। तो बेस मेटल में भी ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव है। यहाँ पर डिप्स की वेट करें और वहां पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। इन्वेंट्री काफी ड्रॉडाउन हुई है, जहां पर मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जिंक में देखने को मिल सकती है। के अगले दर्शक हमारे साथ हैं विकास पटेल हैं। 25 अप्रैल तक मूंग का भाव कहां तक जाएगा? मूंग को आप ट्रैक कर रहे हैं क्या अनुज जी? देखिए, मूंग को तो नहीं ट्रैक कर रहा हूं, बट अगर हम ओवरऑल पल्सेस की बात करें तो पल्सेस के अंदर हमने एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए दिखाई दिया। तो इवन अगर हम देखें तो ये जो मौसम में तब्दीली हुई है, इससे काफी हद तक सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक बाउंस बैक आया। और अगर हम देखें तो पल्सेस की जो अराइवल है, पर्टिकुलर चने की अराइवल यहाँ पर है, तो उससे काफी इंपैक्ट होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल आने वाले 15 दिनों में सभी पल्सेस में एक बाउंस बैक रहेगा प्राइसेस में। तो एक उछाल एक्सपेक्टेड है कि दालों में देखने को मिल सकता है। तो जी, एक दर्शक का सवाल आया है कि क्रूड ऑप्शन में जो आपने पुट खरीदने की 5500 की सलाह दी थी, उसका प्रीमियम अब बढ़कर 260 के आसपास हो गया है। क्या करना चाहिए इनको? खरीदारी करनी चाहिए क्या पुट इस लेवल पे?
देखिए थोड़ा सा अगर डिप मिलता है तो वहां पर आप खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो यहाँ पर ओआई स्टैंड अप हुआ है वो यहाँ पर काफी अच्छा दिख रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपको जो इसका ऑप्शन है वो नीचे अगर 200 तक भी मिलता है तो भी वहां पर आप खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, तेजी से दाम बढ़े हैं, 262 तक आ गया है, तो डिप में 200 के आसपास मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं पुट ऑप्शन यहाँ पर 5500 स्ट्राइक की। अगले दर्शक हमारे साथ जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से। क्रूड और नेचुरल गैस किस भाव पे खरीदे या फिर बेचना चाहिए, क्या लग रहा है प्रथमेश जी? क्रूड और एनजी दोनों पर सलाह दीजिएगा इनको। क्रूड में मोमेंटम नीचे की तरफ का है, मेरे ख्याल से क्रूड का अप्रैल वायदा बेचना चाहिए 5650 पे, 5730 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 5470 के रहेंगे। सिमिलरली नेचुरल गैस में 170 पे पॉसिबल बेस बनते हुए दिख रहा है, ऊपर 200 में पॉसिबल रेजिस्टेंस जोन, तो 174 के आसपास बाय करने की सलाह रहेगी, 167 का स्टॉप रहेगा, टारगेट ऊपर में 191 के लिए रहेंगे। ओके, तो नेचुरल गैस पर ये सलाह है और क्रूड को लेकर। अगले दर्शक अनुज गुप्ता हैं ग्वालियर से। इन्होंने सेल पोजीशन बना रखी है चांदी पे 69,000 रुपए में 2 लॉट। अब पूछ रहे हैं कि होल्ड करे या एग्जिट करे। आज अच्छी तेजी अब दिख रही है चांदी में, क्या लग रहा है अनुज जी, क्या करना चाहिए अनुज गुप्ता जी को? देखिए यहाँ पर अगर चांदी में देखें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर कोई डिप मिलता है 70,000 के आसपास तक तो निकलने की सलाह रहेगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि भावों में एक तेजी का ट्रेंड आते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे कंटिन्यू तेजी बनती हुई दिखाई देगी। तो 70,000 या 69,800 तक के लेवल मिले तो वहां पर एग्जिट कर लें। चांदी पर काफी सवाल आ रहे हैं, जिस तरह के एक्शन बढ़े हैं चांदी में। आशीष है राजस्थान से अगले दर्शक, जो चांदी पर पूछना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। प्रथमेश जी ट्रेडर हैं, क्या करना चाहिए इनको चांदी में? मैं यहाँ पे मे वायदा जो है वहाँ पे सेल करने की सलाह दूंगा 71,200 के आसपास, 71,900 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 69,900 के रहेंगे। मे वायदे में ये पर्टिकुलर ट्रेड दिया जा रहा है। चलिए, एक और दर्शक यहाँ पर चांदी पर ही जानना चाह रहे हैं, इनकी भी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है। शॉर्ट से क्या करना चाहिए? 69,000 पे शॉर्ट पोजीशन बना रखा है प्रथमेश जी, इनको क्या करें, निकले या बने रहें? और देखिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन के पास में ही है, एक बार यहाँ पे आप रिस्क लेके ओपन रख सकते हैं अपने पोजीशन, बट यहाँ पे मैं यहाँ पे फिलहाल मे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अराउंड 600-700 रुपीज का स्टॉप रहेगा इनकी जहाँ पोजीशन है, तो 700 का स्टॉप लगाकर आप यहाँ पे बने रह सकते हैं पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। अगले दर्शक हैं विशाल चौधरी बुल्ढाना महाराष्ट्र से। गेहूं, सोयाबीन और कपास अगले 1 मंथ तक कैसा रह सकता है? अनुज जी, हालांकि गेहूं और सोयाबीन तो ट्रेड नहीं होता बाजार में, लेकिन किस तरह की चाल की उम्मीद कर रहे हैं आप आगे 1 महीने के लिए? और देखिए जैसा कि हमने देखा है कि मौसम में काफ़ी तब्दीली देखने को मिली है, तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटी वहाँ पर आपको आने वाले दिनों में बाउंस बैक रहेगा। तो गेहूं की बात करें या सरसों की या फिर सोयाबीन की या फिर कपास की, तो तीनों के अंदर ही हमें लग रहा है कि भावों में एक एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा स्लो रहेगा, बट हाँ जिस तरीके का मौसम में तब्दीली हुई है हमें लग रहा है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी में यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में अब धीरे धीरे एक्शन दिख रहा है। अनुज जी, सबसे पहले जीरे की बात करते हैं, क्या लग रहा है? जीरा 35,000 के ऊपर टिक गया है, अगले हफ्ते क्या इसकी तेजी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कहां तक जीरा जा सकता है? और देखिए आज हमने थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा है, क्योंकि वीकेंड है और उस एक प्रॉफिट बुकिंग वीकेंड में दिखी है। हालांकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है सभी मसालों का, जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर का। तो यहाँ पर मैं बाय का ही कॉल रखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जीरा में क्योंकि 35,000 के ऊपर भाव टिके रहे हैं, और इवन 34,000 जो एक पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक रहेगा। ऊपर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही आपको 36,000 के लेवल अगेन अगले वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पर मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 36,000 तक के लेवल जीरा में देखने को मिल सकते हैं। हल्दी की तेजी टिक नहीं पा रही है अनुज जी, लगातार कोशिश हो रही है, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी कोशिश हुई, लेकिन उस तरह की तेजी टिक नहीं पा रही। क्या लग रहा है, हल्दी जो 6,900 के आसपास से हल्दी में खरीदारी करनी चाहिए, और अगले हफ्ते किस तरह का रेंज देख रहे हैं आप? क्योंकि ग्राउंड के एक कारोबारी से बात हुई तो उनको लग रहा है कि 6,700 से 7,500 का रेंज रहेगा अगले 1 से 2 हफ्ते में। आप क्या रेंज देख रहे हैं हल्दी में? देखिए हल्दी में भी मेरी यही रेंज है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे तो 6,700 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टर्मरिक ने बनाया है, और ऊपर में हम देखें तो आज भी करीबन 7,160 के आसपास के हाईज टर्मरिक ने यहाँ पर बनाए हैं। तो ये रेंज अभी लग रही है मेरे को कि यहाँ पे रहेगी, और यहाँ पर भी हम खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। 6,800 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 6,700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर करीबन 7,200 7,300 तक देखे जा सकते हैं।
को लेकर सर क्या लग रहा है, धनिया में रिकवरी लौटेगी 7,000 के आसपास, धनिया खरीदना सही होगा क्या अनुज जी? विष्णु जी बिल्कुल, हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि एक मोमेंटम था। इवन अगर हम 2 दिन पहले भी देखें तो काफी अच्छी रिकवरी हमने कोरिएंडर में आती हुई देखी थी। तो हमें लगता है कि कोरिएंडर के अंदर भी यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 7,000 काफी अच्छा सपोर्ट है जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ऊपर में 7,250 7,300 एक रेजिस्टेंस है। अगर 7,300 ब्रेक होता है तो फिर ये ऊपर करीबन 7,500 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो ओवरऑल मसालों के अंदर थोड़ा वेट करें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम को लेकर। यहाँ पर कमजोरी, जो एक रिकवरी की कोशिश हुई थी इस हफ्ते, लेकिन वो धीरे धीरे हफ्ते के आखिर आते आते गायब हो गई, कमजोरी में बदल गई। अनुज जी, ग्वार सीड में क्या करना चाहिए और ग्वारगम में क्या करना चाहिए, और फंडामेंटली कैसा लग रहा है दोनों काउंटर आपको? देखिए, डिमांड थोड़ी सी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके से हमने क्रूड के एक्सप्लोरेशन में गति देखी है, वहाँ पे सप्लाईज बढ़ी हैं और एक्सप्लोरेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो उससे ग्वारगम के एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिला है। हमने देखा था लास्ट वीक में, अगर हम बात करें 2 दिन पहले भी एक अच्छी रिकवरी हमने लोअर लेवल से देखी थी। हालांकि आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है, बट मेरा मानना है कि यहाँ पर अगेन आपको एक अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। ग्वार सीड में 5500 के आसपास काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन है जहाँ पर हम एक्यूमुलेट होते हुए देखेंगे। हमें लगता है कि 5500 5550 के आसपास के स्तर मिले तो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं, और ऊपर में करीबन 5800 5850 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्वारगम की, तो 11,200 काफी अच्छे सपोर्ट जोन है जहां पर हमने लास्ट टाइम भी एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी थी। तो उन लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेशन ग्वारगम में देखने को मिल सकता है। तो ग्वार पैक पूरा मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। थोड़ा वेट करें, भाव नीचे आए तो खरीदारी के आसपास, सपोर्ट के आसपास ट्रेड ले सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल के क्या करना चाहिए यहाँ पर? हफ्ते के आखिर आते आते ये भी थकता नजर आया, जो तेजी थी, रिकवरी दिख रही थी, वो रिकवरी गायब हो गई। हफ्ते के आखिर में तो जबरदस्त गिरावट दिखी कॉटन सीड ऑयल के। आगे क्या लग रहा है, क्या दाम बढ़ेंगे या एक रेंज में ही घूमता रहेगा कॉटन सीड ऑयल के? कब देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में हमने यहाँ पर एक, अगर हम पूरे हफ्ते को देखें, इवन अगर हम 2 हफ्ते से देखें, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी थी। बट अगर आप देखेंगे तो आज एक प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से आई है। बट यहाँ पर मेरा भी मानना है कि कॉटन सीड ऑयल केक में आपको रिकवरी जो है वो देखने को मिलेगी। 2600 से लेकर 2650 के लेवल मिले तो वहां पर आप खरीदारी का निषेध कर सकते हैं। ऊपर हमें लग रहा है कि 2800 से लेकर 2850 तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। हालांकि प्राइस थोड़े से रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, तो थोड़ा करेक्ट होते हैं प्राइस 2600 के आसपास, तो वहां पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। को लेकर अनुज जी क्या लग रहा है? 6,300 के आसपास कैस्टर का भाव चल रहा है। अगले हफ्ते क्या यहाँ पर कुछ एक्टिविटी बढ़ेगी या सुस्त पड़ा रहेगा कैस्टर? देखिए, एज कंपेयर अगर आप बाकी कमोडिटी से कंपेयर करेंगे कैस्टर को, तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो एक साइडवेज है। उतना बड़ा मोमेंटम हम कैस्टर में नहीं देख रहे हैं। हालांकि अगर आप पिछले काफी समय से देखेंगे तो 6,400 6,300 के आसपास सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी कुछ ज्यादा बड़ा मूव यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, बट अगर प्राइस ये ऊपर में करीबन 6,700 के आसपास जाते हैं तो वहां पर आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है, और नीचे में अगर ये 6,000 के आसपास मिलेंगे तो वहां खरीदारी देखने को मिलेगी। तो ये एक टाइट रेंज जो है कैस्टर में बन गई है, 6,000 से लेकर 6,700 की। इस रेंज को फॉलो करें और 6,000 के आसपास आए तो खरीदारी करें, 6,700 के आसपास जाए तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में सबसे पहले कॉपर की जो रैली थी इस हफ्ते जबरदस्त थी, अच्छी तेजी दिखी थी। प्रथमेश जी, अगले हफ्ते क्या लग रहा है, ये रैली टिकेगी या ऊपरी स्तरों पर दबाव बनेगा? कॉपर में क्या करना चाहिए, पोजिशनली किस तरह का ट्रेड बनाए, और फंडामेंटली क्या लग रहा है इसमें अब? आई थिंक 750 से लेके 784 तक बहुत फटाफट इस कमोडिटी में मोमेंटम आया है, बट ग्लोबल सिचुएशन जो है वो क्लियरली अनसर्टेनिटी वाला है, और अनसर्टेन सिचुएशन में रिस्क एसेट्स, बेस मेटल्स का परफॉर्मेंस कंटिन्यूटी रहना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस जोन के पास में ही है, तो इसको सेल करने की सलाह रहेगी 784 के पास में। 788 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 773 के लिए रहेगा। हमारे साथ अखिलेश जैन भी है। अखिलेश जी, सबसे पहले आपसे बात बेस मेटल्स की कर लेते हैं। बेस मेटल्स के लिए यह हफ्ता ठीक रहा, हालांकि हफ्ते के आखिरी आते आते दबाव दिख रहा है, लेकिन क्या लग रहा है अगला हफ्ता क्या होगा? कॉपर की रैली जारी रहेगी या दबाव दिखेगा? कौन से ऐसे काउंटर होंगे जो अगले हफ्ते में आपको लग रहा है फिर से चलेंगे या जहां पर दबाव दिखेगा? अगले हफ्ते के लिए टॉपिक बेस मेटल्स में। धन्यवाद विश्व मोहन जी। अभी हमने रिसेंट कुछ दिन पहले कॉपर के अंदर एक सिग्निफिकेंट रैली देखा। यहाँ पे एक रिसेंट और फ्रेश ब्रेकआउट आया था। हालांकि हमको ऊपर के भाव से आज प्रॉफिट बुकिंग देखा है कॉपर के अंदर, बट मेरा मानना है कि यहाँ पे भी अभी डिप्स में बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी आज के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए भी। मुझे लगता है कि कॉपर
सिग्निफिकेंटली तेजी रहेगा। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी ट्रेडर को 776 के आसपास कॉपर में बाय करना चाहिए। 774.50 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और भाव यहाँ पे मुझे 786, 789 के भाव वापस से आते हुए दिखते हैं फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट। तो बाय ऑन डिप्स रिकमेंडेशन है मेरा कॉपर के लिए। ओके अखिलेश जी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर अगले हफ्ते की आपकी क्या रणनीति है? क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में, क्या कॉल है? सिल्वर एंड गोल्ड जैसा अभी ग्लोबल सिनारियो बन रहा है, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के कारण जो ओवरऑल रैली चल रही है, और अभी रिसेंटली अभी यूसीबी बैंक और क्रेडिट शूक के लेकर रिपोर्ट आई है, तो ओवरऑल जो सिनारियो है वो काफी मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर के लिए बुलिश है। बट अगर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से बात करें तो मैं एक बार यहाँ पे सेलिंग की रिकमेंडेशन दूंगा। 71,100 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो यहाँ पे 71,300, 350 का स्टॉप लॉस लगाकर 70,200, 300 के टारगेट के लिए एक बार शॉर्ट करना चाहिए। बात कर लेते हैं जिस तरह से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को लेकर जिसमें स्पाइक दिखा है डॉयश बैंक के, क्या लग रहा है? कच्चा तेल क्या फिर से कमजोर होगा अगले हफ्ते? क्या वापस से गिरावट दिखेगी कच्चे तेल में अगले हफ्ते? अगर किसी को ट्रेड लेना है तो फ्यूचर से ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या आपके पास? क्रूड का ट्रेड भी काफी वॉलेटाइल होता दिख रहा है मुझे। हालांकि पोजिशनल ट्रेडर के हिसाब से या जो ट्रेडर को लॉन्ग रन के लिए रखना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें 5625 का एक महत्वपूर्ण स्तर है। अगर वीकली बेसिस पे अगर क्लोजेस उसके ऊपर आते हैं तो मुझे लगता है कि क्रूड कहीं ना कहीं हमको एक बॉटम आउट होता हुआ दिखेगा। हालांकि आज के लिए ये दोनों तरफ का मुझे व्यापार होता हुआ दिख रहा है। भाव अगर ऊपर में हमको पहले 5620, 5640 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे 5665 का एक स्टॉप लॉस लगा के हमको शॉर्ट करना चाहिए। नीचे में टारगेट मेरे 5520 और 5400 तक के रहेंगे। वहीं अगर भाव 5420-25 के आसपास मिलते हैं तो वहां पे ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से हम खरीदारी भी कर सकते हैं। 5625 के आसपास मेरे हिसाब से क्रूड कुछ दिन यहाँ पे ट्रेड कराएगा और देन फिर एक सिग्निफिकेंट मार्केट डायरेक्शन तय होगा। ओके अखिलेश जी, अगर अगले हफ्ते के लिए कोई एक काउंटर चुनना हो जो आपके लिए बेस्ट ट्रेड लग रहा हो अगले हफ्ते के लिए, तो क्या होगा वो? मुझे लगता है मैं कोको सीड को यहाँ पे लेना पसंद करूंगा। अभी लास्ट वीक से काफी एक सिग्निफिकेंट कोको ने हमको रैली दिखाई है, 2500 के भाव से 2800 के भाव तक गया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सेलिंग रहेगी कोको में वो चालू रहेगी और ट्रेडर को 2727 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी। नीचे में मुझे भाव 2615 और 2555 तक भी आते हुए दिखते हैं। ऑयल के अगले हफ्ते बेचने की सलाह दी जा रही है अखिलेश जी की तरफ से। अनुज जी, अगर कोई एक काउंटर चुनना हो अगले हफ्ते के लिए जो आपको लग रहा है कि बेस्ट ट्रेड साबित होगा अगले हफ्ते में, तो वो कौन सा होगा? कॉल रिवाइज करना चाहूंगा। जो मैंने क्रूड में ऑप्शन का कॉल दिया था दैट इज ऑन 50 to 100 पुट ऑप्शन, जो कि 5200 का जो पुट ऑप्शन है वो करीबन 160 के आसपास चल रहा है। तो उसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि उसमें आपको जल्दी 250 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो 5200 का जो पुट ऑप्शन है उसको ले सकते हैं। और मैं अगले हफ्ते के लिए भी मेरा काउंटर क्रूड ही रहेगा जहां पर बिकवाली की सलाह है। तो अगले हफ्ते के लिए भी आप 5200 का पुट ऑप्शन को 160 के LTP पर ले सकते हैं। कॉल रिवाइज किया है, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो 5200 रुपए के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह अनुज जी दे रहे हैं। प्रथमेश जी, अगले हफ्ते के लिए कोई एक बेस्ट ट्रेड अगर बताना हो तो क्या चुनेंगे आप? आई थिंक क्रूड बेस्ट रहेगा। इसमें मेरे ख्याल से नीचे का रुख जो है जारी रह सकता है। मेरे ख्याल से ऊपर के भाव पे सेल करने की सलाह रहेगी 5650, स्टॉप लॉस रहेगा 5730 का, नीचे में टारगेट रहेंगे 5470। ओके, शुक्रिया प्रथमेश जी आपका, अनुज गुप्ता आपका और अखिलेश जी आपका। आप तीनों ने वक्त निकाला और कमोडिटी अगले हफ्ते को खास बना दिया। तो इस खास पेशकश को तो यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन जाते जाते आपको एक अहम खबर हम बता देते हैं और उस अहम खबर पर हमारे साथ प्रकाश जुड़ गए हैं और ये खबर आ रही है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर, जिस पर वित्त मंत्रालय की तरफ से सफाई आई है। क्या वो सफाई है? क्या वाकई STT में बढ़ोतरी हुई है? अगर बढ़ोतरी हुई है तो कितनी बढ़ोतरी की तैयारी है? पूरी डिटेल्स के साथ प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन जो टॉप सोर्सेस हैं वित्त मंत्रालय में वो हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि
जो फाइनेंस बिल में संशोधन की घोषणा वित्त मंत्री ने की थी, जिसके हिसाब से ये कहा गया कि ऑप्शन सेल पर जो एसटीटी है उसको बढ़ाकर 0.017% से 0.021% कर दिया जाएगा। मॉनेटरी टर्म में इसको 1700 रुपये पर करोड़ से बढ़ाकर 2100 रुपये पर करोड़ कर दिया जाएगा। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2016 के हिसाब से ये बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है और इसको बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया था। एनएसई बीएसई की साइट पर ये मेंशन भी था। इसको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। हम वित्त मंत्रालय के सूत्रों के संपर्क में लगातार बने हुए थे और हमें अब ये जानकारी मिल रही है कि ये एक टाइपोग्राफिकल एरर था और इसमें संबंधित सुधार जो हैं वो किए जाएंगे। सोर्स हमें बता रहे हैं कि 0.05% की जो दर निर्धारित की गई थी वही सही है और इसमें 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेल पर जो एसटीटी है उसको बढ़ाकर 0.062% कर दिया जाएगा। ये 25% की बढ़ोतरी है और इससे संबंधित जो आधिकारिक बयान है जल्द ही वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाएगा। जी अब प्रकाश, आपने पूरी डिटेल्स बताने के लिए कि सोर्सेस जो वित्त मंत्रालय के सोर्सेस है वो बताया उससे उन्हें पता चला है कि जो एसटीटी है उसे 0.05% से बढ़ाकर 0.062% कर दिया गया है। चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।